और ब्लैक बॉडी से फिर हम लोग किरचॉफ लॉ पे आए थे। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। थोड़ी कट रही है? अच्छा। हम्म। तो ब्लैक बॉडी क्या थी? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी थी जो कि सारी की सारी एनर्जी को, वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर ले, इमिट कुछ भी ना करे। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। फिर ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने पढ़ा था इमिटेंस। इमिटेंस क्या था? मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। जो हमारा इमिटेंस था, इमिटेंस की वैल्यू क्या थी? एक डेफिनेट रेंज के लिए हम इमिटेंस को डिफाइन करते हैं ई लैम्डा से। ई लैम्डा से, ठीक है। और ई लैम्डा क्या था? किसी भी मेटेलिक सरफेस से, किसी भी मेटेलिक सरफेस से पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकेंड पास होने वाले एनर्जी को हम कहते हैं इमिटेंस। कि कितनी एनर्जी यहाँ से रेडिएट कर रही है। मतलब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल। जूल मीटर माइनस टू। बच्चे एक सेकंड, हमारे मनोज सर की कॉल आ रही है। इमिटेंस की बात कर रहे थे। तो इमिटेंस क्या है? इमिटेंस की यूनिट क्या होगी? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो जाएगी इसकी यूनिट। तो फिर हम क्या कहेंगे? मान लो यहाँ से ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए डिफाइन होता है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं है, उसकी एक रेंज होती है, ठीक है ना। तो इमिटेंस को उस रेंज के रिस्पेक्ट में हम उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। एवरेज निकालने का तरीका आपको पहले ही बताया था मैथमेटिकल फिजिक्स में कि दो तरीके से एवरेज निकलता है। एक तो आपका सिस्टम अगर डिस्क्रीट है तो हम उसका समेशन लेके करते हैं। अगर आपका सिस्टम कंटिन्यूअस है देन हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम सिस्टम को, पार्टिकल को। तो इसका मतलब हमारा ये सिस्टम कैसा है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बोलूं इसकी जो वेवलेंथ का रेंज है वो डी लैम्डा है, डी लैम्डा रेंज के लिए ये वेवलेंथ डिफाइन हो रही है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना इस रेंज के लिए, वो हो जाएगी ई लैम्डा डी लैम्डा। तो ओवरऑल हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये इसकी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी उस पूरे रेंज के लिए। कहां से कहां तक? वेवलेंथ की मिनिमम लिमिट 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट। इस तरीके से हमने इमिटेंस को डिफाइन किया था कल, ठीक है। इमिटेंस के बाद क्या आई थी वैल्यू? इमिटेंस के बाद आई थी एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस और एब्जॉर्टेंस के लिए सिंपल सा था, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्टेंस की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। उसे हम डिफाइन करते थे ए लैम्डा से। जैसे यहाँ पे इमिटेंस एक स्पेसिफिक लैम्डा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए डिफाइन है। भाई ये शीट किसी एक टेम्परेचर पे होगी तभी उस केस में यहाँ से रेडिएशन इमिट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही एब्जॉर्प्टेंस के लिए भी हम कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। इंसिडेंट, ठीक है ना। इतनी बातें कल हम लोगों ने की थी। अब इसके बाद अगली बात आई थी किरचॉफ लॉ की, क्योंकि किरचॉफ लॉ में इन्हीं दोनों का यूज है। किरचॉफ साहब ने क्या कहा? किरचॉफ साहब ने कहा कि अगर कोई एक गिवन बॉडी है हमारी, हमने कहा वो गिवन बॉडी ये रही, हमने कहा ये एक मेटेलिक शीट है
और इसको किसी एक टेम्परेचर पे रखते हैं, हम ऐसा टेम्परेचर सेट करते हैं कि ये एज अ हॉट बॉडी है। ये कैसी है? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग हॉट बॉडी है। और आपका जो मीडियम है ये कैसा है? ये आपका कोल्ड है। तो इस केस में ये क्या करेगा? ये रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगी? इसकी इमिटेंस की वैल्यू ई लैम्डा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसी बॉडी को कोल्ड कर दें, ठंडी कर दें, अब हमने कहा ये बॉडी कैसी है? ये कोल्ड है, और इसका जो सराउंडिंग है वो कैसा है? हॉट है विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन बॉडी। इस केस में ये रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा। देन किरचॉफ साहब ने कहा कि इमिटेंस अपॉन एब्सॉर्बटेंस means E lambda upon A lambda. The ratio of emittance upon absorbance की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट E लैम्डा के इक्वल होगा। ये E लैम्डा क्या है? E लैम्डा ये है कि अगर हम ये गिवन बॉडी ना लें, हम इसी टेम्परेचर पे इसी वेवलेंथ के लिए, सेम वेवलेंथ के लिए अगर ब्लैक बॉडी को लें, उस केस में उस ब्लैक बॉडी का ये इमिटेंस है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एट सेम वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है ना? ये आपका किरचॉफ लॉ है, ये स्टेटमेंट किरचॉफ लॉ। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? द रेशियो ऑफ इमिटेंस ऑफ इमिटेंस and to the absorbance of a given body is always equal to constant. ये आप कह सकते हो is always equal to energy emitted by a black body at same wavelength, at same temperature. ठीक है, अब एक बात और, आप लोग इसे क्या कह रहे हो? इसे आप कह रहे हो इमिटेंस ऑफ अ ब्लैक बॉडी। यहाँ पे एक और छोटी सी बात है, एक छोटी सी क्वांटिटी है जो हम इसमें डिफाइन करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है हम यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या है ये। उसे कहते हैं हम इमिसिव पावर। इमिसिव पावर। अब पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो यहाँ पे मैं दो डेफिनेशन दे रहा हूँ, एक है इमिसिव पावर और एक ऊपर लिख रहा हूँ मैं इमिसिविटी। इमिसिविटी, ये दो चीज है। ये आपकी इमिसिविटी भी कह सकते हो इसे, या फिर आप इसे इमिटेंस भी कह सकते हो। दोनों का मतलब क्या है, और विद रिस्पेक्ट टू इमिसिव पावर हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करें, मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आपको पता है इमिसिविटी क्या है? इमिसिविटी एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट दैट वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। मीन्स अगर हम किसी भी गिवन बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं ब्लैक बॉडी के लिए, या ब्लैक बॉडी से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस केस में जो भी इमिटेंस होगा वही आपकी इमिसिविटी होगी। ठीक है, मतलब क्या है? देखो मैंने एक बॉडी ली, ये मेरे हाथ में है। अब अगर मैं बोलूं कि इसकी इमिसिव पावर, इसकी इमिसिव पावर 60% है। 60% का मतलब क्या हुआ? 60% का मतलब ऐसा हुआ कि अगर ये ब्लैक बॉडी होती तो इसकी इमिसिव पावर 100% होती।
मतलब विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी, इस बॉडी की एमिसिव पावर आपकी क्या है 60%, मतलब 60/100। तो आप कह सकते हो इसको इस तरीके से, देखो समझो मैंने क्या किया, 60% मीन 60/100। 60 इसकी क्या थी इमिसिव पावर, और ब्लैक बॉडी की क्या थी 100। तो हमने इसको डिफाइन किया, इसको लिखते कैसे हैं, उसे हम एप्टा से लिखते हैं, ई एप्टा इज इक्वल टू इमिसिविटी इमिसिविटी ऑफ अ गिवन बॉडी अपॉन आइडियल बॉडी। आइडियल क्या है ब्लैक बॉडी। इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी। इस तरीके से हम एमिसिव पावर को डिफाइन कर सकते हैं। और इमिसिविटी क्या हो जाएगी, ये आप देख रहे हो इनका रेशियो। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात। अगर हम इसे रिलेट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ या रिलेटिव डेंसिटी के साथ, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्या ये दोनों आपस में रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये गिवन बॉडी है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये ब्लैक बॉडी है, आइडियल बॉडी। ऐसे यहाँ पे डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते थे, डेंसिटी ऑफ अ गिवन बॉडी अपॉन आइडियल। क्यों, क्योंकि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा कांस्टेंट बिहेवियर शो करता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही हम इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है रिलेटिव है, रिलेटिव चीज ऑफ इमिसिविटी है। अच्छा, अब इसको नोटेशन वाइज कैसे लिखेंगे ये भी देखते हैं। हम जैसे इसे कहते हैं एप्टा, तो एप्टा इज इक्वल टू इमिसिविटी ऑफ अ गिवन बॉडी। तो आप इसे ई लैम्डा से शो करते हो, अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसे कहते हैं इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इसे तो हम ई लैम्डा से शो करते हैं। अभी हमने ये देखो यहाँ पे निकाला था। तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो फॉर्मूला इस तरीके से मिलता है फॉर अ गिवन बॉडी के लिए। अब इसे कई बुक में आप ऐसा भी देखोगे कि एप्टा इज इक्वल टू ई लैम्डा, लैम्डा नहीं होता, ई अपॉन कैपिटल ई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर पे डिफाइन होता है। तो आप चाहे लैम्डा को लगाओ चाहे ना लगाओ, कई बुक में आपको इस तरीके से भी मिलेगा और इस तरीके से भी मिलेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, यस सर। अब आते हैं हम इसके इसकी वैल्यूज की, अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यूज कैसे कैसे बनती है। अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें, अगर हम पर, अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अभी आप ऊपर देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूले में वो इमिट कुछ भी नहीं करता, पूरी तरीके से क्या होता है एब्जॉर्ब करता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई के इक्वल होती है। पूरी तरीके से वो क्या करेगा भाई, इस एब्जॉर्बटेंस की वैल्यू मैक्सिमम। तो आप कह सकते हो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए 1। तो आप कह सकते हो यहाँ पे फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई इज इक्वल टू 1, नहीं कैपिटल ई। जितना वो इमिट करेगा वही उसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी।
क्योंकि पूरी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो आपको एप्टा की वैल्यू क्या मिल रही है, E अपॉन E इज इक्वल टू 1। मीन्स परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर की वैल्यू 1 होती है। देखो 100 अपॉन 100, 100%, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, समझ में आई बच्चे? यस सर। अब अगर ये बात समझ में आई तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सिंस अभी आपने पढ़ा ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू एमिसिविटी। एमिसिविटी, तो एमिसिविटी की वैल्यू परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कितनी, 1। देन वी कैन से दैट ई लैम्डा फॉर अ perfectly black body, for a perfectly black body, E lambda upon A lambda is equal to 1. This gives E lambda is equal to A lambda. मतलब बहुत बड़ी बात है, कोई भी बॉडी हॉट होने पे अपने हॉटनेस की कंडीशन में जितना रेडिएशन, कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मैं एडिट कर रहा हूं अपने सेंटेंस को, कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हॉटनेस में जितनी भी रेडिएशन एमिट करेगी, कोल्डनेस में उतनी ही एब्जॉर्ब करेगी। फिर से सुनना मेरी बात को, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हॉट होने पे जितना भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी, या जिस अगर ब्लू कलर की कोई रे है, आप ऐसे एग्जांपल लेके समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग सोना जानते हो ना, सोने का कलर कैसा होता है, हल्का येलो कलर होता है। तो मैंने कहा कि एक मटेरियल है, अननोन मटेरियल, आप गोल्ड मान सकते हो इसे, और इस पे मैंने ऐसी कलर दी है, ऐसी लाइट इंसिडेंट की है, या ऐसी रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हूँ जिसमें येलो कलर है और रेड कलर है, येलो कलर है और रेड कलर है। ऐसा होने पे ये हमें कैसा दिख रहा है, ये येलो कलर का दिख रहा है। मतलब ये कौन सी लाइट एमिट कर रहा है, येलो। तो एब्जॉर्ब कौन सी कर रहा है, बताओ बच्चे, रेड। रेड कर रहा है। तो ये कब करेगा, जब ये कोल्ड होगा तभी। अब मैंने क्या किया, अभी इस कंडीशन में ये बॉडी कैसी है, कोल्ड है। अब मैंने इसे एक बंद कमरे में हम इसको लेकर गए और मैंने इसे हॉट कर दिया। अब आपको पता है कि सोना जब बहुत गर्म होता है, गोल्ड जब बहुत गर्म होता है, तो वो कैसा कलर दिखता है उसका, रेड कलर। रेड तो देखो उसने क्या यहाँ पे जो एब्जॉर्ब किया एमिशन। रेड, वही यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एमिट कर रहा है। तो एक्चुअली किरचॉफ साहब ने यही सारी चीजें जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रही थी उसे देखी, और देखने के बाद उन्होंने इस लॉ को दिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? सर एक डाउट था कि इसमें टेम्परेचर दोनों वेरी टेम्परेचर पे कर रहे हैं ना ऐसा? जब हाँ टेम्परेचर उसका हाई है तो उसके बाद उसका जो एमिटेंस है वो ज्यादा है, बट वही कोल्ड है तो उसका एब्जॉर्प्टेंस ज्यादा है। तो ये तो फिर दोनों दोनों डिफरेंट सिस्टम कंडीशंस पे है ना, तो बट बच्चे, ये तो स्टेट कर रहा है कि दोनों इक्वल है। हाँ बच्चे देखो, ये बताओ कभी भी इमिटेंस कब होगा। देखो सबसे ऊपर आ रहा हूं मैं, जहाँ मैंने जब समझाया था, सर ये देखो मैंने यहाँ पे समझाया था ना, अगर आउटर मोस्ट का जो टेम्परेचर है उसे आप 20 डिग्री ले लो, समझना बात को, इसे आप 20 डिग्री ले लो और इसे आप 400 डिग्री सेल्सियस ले लो। ठीक है, अब इसे 20 डिग्री ले लो, इसे 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो ये टेम्परेचर कैसा है दोनों के लिए, एटमॉस्फेयर का 20 डिग्री है ना। कांस्टेंट सेम। बस यही तो बता रहा हूं। तो ये हॉट, ये कब
एमिट करेगा? जब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इसका टेम्परेचर हाई होगा तभी तो एमिट करेगा। तो इस यस सर। कंडीशन की जो ई लैम्डा होगी वो इस कंडीशन के ए लैम्डा के इक्वल होगी अगर बॉडी हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो। यही किरचॉफ लॉ। सर ये दो, अच्छा ये सेपरेटली दो अलग सिस्टम्स की बात कर रहा है कि उस टाइम पे बिल्कुल एक एमिटेंस एब्जॉर्प्टेंस हो रहा है तो दोनों का सेम होगा। यस। देखो ये एक अलग वैल्यू बात इन है। आउट इक्वल होएगी। हाँ ये एक अलग बात है। ये हम इन जनरल देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? येलो कलर दिखता है और वो रेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम इसे हॉट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो ये कैसा दिख रहा है? फिर रेड दिख रहा है। तो जो इसने एब्जॉर्ब किया वही क्या कर रहा है? ये एमिट कर रहा है। क्लियर है बात? यस सर। अब चीनी मिट्टी, चीनी में एक और एग्जांपल बताता हूँ। चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है ये भी आप लोग देखोगे, ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है इसका। इसके इस पोर्शन पे मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। ये जो व्हाइट पोर्शन देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर से पेंट है। तो अभी हम देखते हैं ये कलर आपको व्हाइट दिखता है और ये कलर आपको क्या दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे इतने पोर्शन में वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑल लाइट एब्जॉर्ब। यस और नो? हो रहा है ना? यस सर। अब मैंने इसको हॉट किया, मैंने इसको गर्म किया और लगभग लगभग इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1000 से 1300 के लगभग मैंने इसे गर्म किया। अब यही जो प्लेट होती है वो हमें अभी तक क्या कर रहा था? ये कौन सी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा था? ऑल कलर एब्जॉर्ब कर रहा था। तो चूंकि ऑल कलर एब्जॉर्ब कर रहा था इसलिए इसका कलर कैसा था? ब्लैक। इसका उल्टा, अब ये यही सारे कलर को क्या करेगा? एमिट करेगा। ऑल द कलर एमिट। तो ऑल कलर इमिट करने का मतलब कलर कैसा होना चाहिए इसका? व्हाइट। हाँ या ना बच्चे? यस सर। और इसका जो कलर आता है इसका कलर ब्लैक आता है। ये भी आपका एग्जांपल है। ठीक है? इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरीफाई करते हैं। ठीक है? तो आपका ये जो किरचॉफ लॉ था यहीं पे लगभग लगभग फिनिश हो जाता है। अच्छा एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात। टेम्परेचर के साथ एक बात और, टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ का वेरिएशन होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ध्यान दो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये भी एक्सपेरिमेंटली ही इसको भी ऑब्जर्व किया गया है। और क्या देखा गया है? हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ से दो लॉज निकलते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो देखा गया क्या कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज कर रहे थे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे उसका जो वेवलेंथ था वो इंक्रीज कर रहा था और देन डिक्रीज कर रहा था। जी। बात समझ में आई? ये ग्राफ मिला हमें किसी एक टेम्परेचर पे। हमने कहा एक लोअर वैल्यू टेम्परेचर थी T1
और इसको कुछ भी मान सकते हो, अलग अलग जगह पे वैल्यूज गिवन है। प्रैक्टिकली जो दी गई है मैं उसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 998 केल्विन। ठीक है, इधर आपका वेवलेंथ लैम्डा और इस साइड है आपकी इमिसिविटी ई लैम्डा किसी भी ब्लैक बॉडी की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इसका पीक मिलता है, इस पोर्शन पे हमें इसका पीक मिलता है, और चूंकि मुझे नेचर इसका पता है इसलिए मैं पहले ही इसको प्लॉट कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। जी, अब जैसे ही हमने फिर क्या किया, इसके टेम्परेचर को चेंज किया, 998 केल्विन से थोड़ा सा और इंक्रीज किया, हमने 1095 किया। तो हम देखते क्या है कि अब हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है 1095 केल्विन पे। हमने इसको इसके टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, हमें फिर से इसकी पीक जो मिलती है वो यहाँ पे मिलती है, फिर से ये इस तरीके से घटना स्टार्ट करता है। हमने और ज्यादा इंक्रीज किया तो हमें फिर से यहाँ पीक मिली, और ये इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। ये जो अलग अलग थे, ये टेम्परेचर था 1259 केल्विन, और जो इसकी वैल्यू है वो है 1449 केल्विन। मतलब लगातार हम टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इसका जो वेवलेंथ है वो लगातार घटता हुआ जा रहा है। इसका वेवलेंथ लगातार घटता हुआ मिल रहा है। तो अगर हमें ऐसा मिल रहा है कि वेवलेंथ के बढ़ने पे टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ टेम्परेचर के कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसकी एक एवरेज वैल्यू ली गई लैम्डा, और उसको हमने टी से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो वैल्यू मिली वो मिली हमें कांस्टेंट। वो वैल्यू मिली हमें कांस्टेंट। इसे कहते हैं वीन्स लॉ। इसे वीन साहब ने दिया था, वीन्स लॉ, कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे वेवलेंथ की वैल्यू घट रही है। अब आप खुद देखो यहाँ पे, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, वो हमेशा कैसा मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। और अलग अलग टेम्परेचर पे जो एनर्जी की वैल्यू मिल रही थी, इसी में जो एनर्जी की वैल्यू मिल रही थी, जैसे यहाँ पे इस टेम्परेचर पे जो एनर्जी की वैल्यू थी वो प्रोपोर्शनल हुई टेम्परेचर के फोर्थ पावर की। ठीक है ना, ये टेम्परेचर के फोर्थ पावर की प्रोपोर्शनल थी। तो हमने इस एनर्जी को इक्वल किया, तो एक कांस्टेंट आया सिग्मा टी टू पावर 4। इसे कहते हैं हम स्टीफन्स लॉ। इसे कहते हैं हम स्टीफन्स लॉ। तो ये दो एक्सपेरिमेंटल लॉज मिले हमें इस एक डेटा से। अगर, अच्छा एक बात और, इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर, हमने कहा ये है मटेरियल, इसका टेम्परेचर हमने चेंज किया कैपिटल टी, कैपिटल टी इंक्रीज किया, मतलब प्रेजेंट टाइम में इसका टेम्परेचर कितना है, कैपिटल टी है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। देन इस केस में हम कहते क्या है, ई, सेम चीज यहाँ भी होगा, E is proportional to temperature difference, means T minus T naught to power, या आप ऐसा कह सकते हो पावर 4, ये रहा। ठीक है, ये इसके फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट लगा दो, तो इसे हम P इज इक्वल टू सिग्मा
T टू पावर 4 माइनस T नॉट टू पावर 4, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई चाय है वो ठंडी होती है आपकी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना, T नॉट, और चाय कितनी, चाय की टेम्परेचर कितनी है, वो है कैपिटल T। ठीक है बच्चे। अच्छा एक बात और, ठीक है बिल्कुल ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आई? यस यस सर। हाँ। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें जो है इसी से रिलेटेड है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स, ये भी इसी, ये जो आप देख रहे हो ना यहीं से आया हुआ है, इसी से स्टडी की गई है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग प्रैक्टिकल भी करोगे अपने अपने लैब में, और इसकी वर्चुअल सेटअप मैं कल आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो की, जो भी आपका हीट या रेडिएशन फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है, एमिट हो रहा है, उसका रेट क्या होगा, dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। ये मान लो हमने कोई एक वेसल में पानी को गर्म किया यहाँ पे, और गर्म करके इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया कैपिटल T, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T नॉट। इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो फ्लो होगा रेडिएशन का, वो कैसा होगा, अगर इसका टेम्परेचर, मैं आपको यहाँ पे अलग अलग केस बोल रहा हूँ समझना, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और T नॉट का टेम्परेचर 80 डिग्री है, इस केस में बताओ। और दूसरा मैंने कहा T का टेम्परेचर 100 डिग्री है और T नॉट का टेम्परेचर 20 डिग्री है, दोनों में से ये आपकी पहली कंडीशन है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है, दोनों में से रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट किस में ज्यादा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? सर सेकंड वाले में। क्यों सेकंड वाले में? सर क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर हाँ, में। सर मेरे हिसाब से हम्म, आपने क्या बोला था सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट? dq बाई dt। सर dq बाई dt ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, 100 to 20 डिग्री सेल्सियस। 100 to 20, मतलब ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा टाइम या कम टाइम, मैं ये पूछ रहा हूँ किसका रेट ज्यादा होगा, मतलब इसमें जो हीट निकलेगी उसका रेट ज्यादा होगा, या इसमें जो हीट निकलेगी उसका रेट ज्यादा होगा। अच्छा आप ऐसे समझो कि हमारी जो चाय होती है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो अभी फिर आगे समझाता हूँ। मैंने कहा ये चाय की कप है और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री, और थोड़ी देर के बाद जब टाइम बीत गया, इस केस में इसका टेम्परेचर हो गया अब 100 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, और आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो रेडिएशन एमिट हो रहा है मीन जूल पर सेकेंड की वैल्यू, और इसमें जो जूल पर सेकेंड की वैल्यू है, दोनों में किस में ज्यादा होगी? सर 100 माइनस 20। -20 नहीं है बच्चे, ये सर 100 to 20। 100 to 20, इसमें ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं इसमें 8 जूल पर सेकेंड निकल रही है फटाफट, मतलब पर सेकेंड हमने देखा वो 8 जूल निकाल दिया, फिर और 8 जूल निकाल दिया, फिर और 8 जूल निकाल दिया। लेकिन ऐसे करते करते जब ये 40 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है ना, तो इसका जो एक्सचेंज हो रहा है वो हम कह सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड।
मतलब अब हमने मेजर किया तो वो 1 सेकेंड में सिर्फ 1 जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। स्लो को कूल डाउन हो रहा है। यस, तो ये क्या है, यही आपकी कूलिंग है। और इस कूलिंग को किसने दिया, न्यूटन साहब ने दिया। तो ये जो रेट है ना, रेट ऑफ कूलिंग dq बाई dt, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा t माइनस टी नॉट के। यस और सर नो? ये 100 टू सर सीधा 20 क्यों नहीं जाता? नहीं बच्चे, ये 20 नहीं जाएगा तो है ही, ऐसा तो नहीं जाएगा, लेकिन मतलब हाँ कुछ टाइम के बाद जाएगा ना, तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहा हूँ इसको। समझ में आ रही बात मेरी? सर, मतलब इसमें टाइम का भी चेंज होता रहेगा बीच बीच हाँ, में। देखो यहाँ का जो है ना, ये 8 जूल है। मतलब आप ऐसा समझो कि यहाँ से 100 से 40 डिग्री पहुंचने में इसे कम टाइम लगेगा, लेकिन 40 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में इसे ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने आइसक्रीम घर में जमाई है? यस सर। तो हमेशा देखो, जो हमारे मम्मी मम्मी जब गर्म करती है दूध को, तो हल्का गर्म होता है तभी उसको रखती है उसमें, ठंडे दूध को नहीं रखती कभी। ठंडे दूध को रखने से क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या किया, फ्रिज में एक दूध को बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद वो जब 50 डिग्री पे हुआ, 50 डिग्री टेम्परेचर पे, तब मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज का टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 60 का, 60 डिग्री सेल्सियस का। तो हम देखते हैं कि जब हम इसको ऐसा ऐसा करते हैं ना, 50 डिग्री को अगर मैंने रखा, तो ये, भाई रात में आप रखते हो, सुबह वो आपका तैयार हो जाता है जम के, अच्छा सा बढ़िया सा। आप क्या करते हो, उसको टेस्ट करने के लिए निकालते हो, 2-3 चम्मच खाते हो। जब तक 2-3 चम्मच खाते हो, तब तक इसका टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर जब वो हल्की पिघल जाती है, तो उसे दोबारा खाने के लिए आप फिर से फ्रिज में डालते हो। और जब दोबारा फ्रिज में डालते हो, तो क्या वो आइसक्रीम फिर से फ्रीज हो जाती है क्या? गली हुई, मेल्ट हुई आइसक्रीम को अगर आप फ्रीजर में डाल दिए, तो क्या कभी आपको वो फिर से फ्रीज हुई मिलती है, जमी हुई मिलती है? कभी नहीं। क्यों? नहीं नहीं सर, वो सर, ओरिजिनल प्रिसाइज शेप स्टेट नहीं में नहीं होती। आ पाती। हाँ, नहीं, शेप की बात ही नहीं है, वो नहीं मिलेगी, वो कभी होती ही नहीं है सुबह तक। क्यों? क्योंकि अब ये 0 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें का चेंज कितना, 10। आप इसको ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे एक ये 10 डिग्री का स्लोप लिया, और एक ये 60 डिग्री का स्लोप लिया। तो बताओ 60 से कोई ऑब्जेक्ट जल्दी गिरेगा या 10 से गिरेगा? 60। 60 से। मतलब जो रेट होगा ना उसके जमने का, वो किस में ज्यादा होगा, वो जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा, तो उसका फ्लो ज्यादा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस कम, तो उसका फ्लो कम। इसीलिए हम 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो आइसक्रीम होती है, उसे जब हम फ्रिज में डालते हैं, तो वो उतनी अच्छी कभी नहीं जमती जितनी अच्छी 50 डिग्री पे दूध रखी जाती है। तो हमें यहाँ से एक क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ से एक कंक्लूजन मिला कि dq बाई dt किस पे डिपेंड कर रहा है, t माइनस टी नॉट पे। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक। तो t सर क्या जो है? गर्म दूध होता है सर, वो हम्म, एटमॉस्फेयर में जल्दी ही कूल डाउन हो जाता है। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यही तो बात बता रहा हूँ। तब से हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, तब से मैं यही बता रहा हूँ कि डिफरेंस बढ़ेगा, तो रेट ऑफ फ्लो जो dq बाई dt है, उसका रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, तो उसका रेट घटेगा। देखो, मिल रहा है ना? तो हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया। dq बाई dt इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट होता है माइनस के, t माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये डिफरेंस लगातार कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है। शुरुआत में 100 से 40 डिग्री, फिर उसके बाद 80 टू 40 डिग्री, मतलब
शुरुआत में वो 100 डिग्री था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 था, तो 100 माइनस 20, फिर उसके बाद 80 माइनस 20, फिर उसके बाद 60 माइनस 20, ये डिफरेंस लगातार कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये माइनस साइन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? देन अगर हम बात कर रहे हैं इसके चेंज का, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक हीट होगी dq, जितनी चेंज होगी, हम कह सकते हैं dq इज इक्वल टू क्या, मास एंड c उसकी स्पेसिफिक हीट, और ये हो जाएगा उसका dt, कितना चेंज आया टेम्परेचर में। ठीक है, इसको हमने क्या किया, dt से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, dq बाई dt इज इक्वल टू एम सी dt बाई dt, ये m है। हमने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल गया हमें, एम सी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। ठीक है, हमने सारे टेम्परेचर को एक साइड रखा, तो डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट एक साइड हो गया, इज इक्वल टू माइनस के अपॉन, और इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल के बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, के अपॉन एम सी टी माइनस टी नॉट। तो बच्चे के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, एम क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब हम इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के टी माइनस टी नॉट, where k is equal to k upon mc is equal to constant। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट dt अपॉन t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस k को ऐसे ही रहने दिया, t माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी मीन्स log t, log t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू log बेस e, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओह ये क्या किया मैंने, यहीं से गड़बड़ हुआ, ये इधर आके dt बनाएगा ना, क्या भाई तुम लोग मतलब सो रहे हो क्या? बच्चों, k इंटू नहीं dt, सर, वो मेरे को लगा आपने dt जो है वो फिर चेंज इन टेम्परेचर उसके रिस्पेक्ट में ले लिया है, t माइनस टी नॉट। तो उसको एक बार कंफर्म करना था, तो ये हो गया के टी प्लस एक कांस्टेंट के साथ c। तो एक तो इक्वेशन हमें ये मिली। अब देखो ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, y इज इक्वल टू माइनस, या इसको माइनस के को हम m कह सकते हैं, एम एक्स प्लस सी। तो ये किसको शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन को, कि जो चेंज हो रहा है वो कैसा स्ट्रेट लाइन है। अब हमने दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया, तो आप कह सकते हो इसे e टू पावर, या आप ऐसा कह सकते हो t माइनस टी नॉट। अब इधर ये लॉग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग मीन्स e टू पावर माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, तो इसे हम ब्रेक करते हैं, हमने इसे ब्रेक किया तो ये मिल जाएगा t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू पावर c इंटू ई टू पावर माइनस के टी। अब देखो ये भी एक तरीके का कांस्टेंट है, तो इसे हम न्यू कांस्टेंट c मान लेते हैं, तो t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस सी ई टू पावर माइनस के टी। एक ये दूसरा चीज मिल गया, ये कौन सा चीज है, ये एक्सपोनेंशियल चीज है। तो जब हम इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखते हैं, जब हम ये आप लोग प्रैक्टिकली लैब में करोगे,
आप इसका वेरिएशन निकालोगे ना, हमने इधर लिया टाइम और इधर लिया टेम्परेचर, या आप इसे डेल्टा टी मानो, टी माइनस टी नॉट, तो उसका जो नेचर आता है ना, इसका नेचर कुछ ऐसा आता है, एक्सपोनेंशियली ये घटता हुआ, अलग अलग पॉइंट पे आपको ये इस तरीके से घटता हुआ मिलेगा। और जब आप लॉग टी के साथ लेते हो, जब आप इसी ग्राफ को लॉग टी के साथ लेते हो, तो जो इसका नेचर होता है, इस साइड हो जाएगा लॉग टी माइनस टी नॉट, और इधर मिल जाएगा आपको टाइम, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है आपका। और कैसा स्ट्रेट लाइन? घटता हुआ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, उसका टेम्परेचर घटता हुआ मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो यही इसका कंक्लूजन है, और यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब इस चैप्टर में और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना पता हो। इसके न्यूमेरिकल बचते हैं, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल प्लस इसका प्रैक्टिकल करेंगे वर्चुअल लैब में। ठीक है।